हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ सम नेचुरल फिनोमेना। प्रीवियस सेशंस में हमने क्लास 8 साइंस का 14th चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हमने एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इनफैक्ट हमने इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ को भी कर लिया है डिस्कस, यानी कि अपना चैप्टर 14th होता है कंप्लीट। तो अब बारी आती है चैप्टर 15th की। चैप्टर 15th कौन सा है? यही वाला, सम नेचुरल फिनोमेना। तो आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं? आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंडर हमें कौन कौन से नए टॉपिक्स कवर करने हैं, डिस्कस करने हैं या समझने हैं। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर कि एग्जैक्टली आज हम करने क्या वाले हैं, कि जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस नए चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो सेशन का जो टारगेट है वो तो ऑलरेडी सबको समझ में आ ही गया है। तो एक काम करते हैं ना, फटाफट से अपने इस सेशन को भी हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये नया सेशन एक और नए चैप्टर के साथ। अब देखो, जूनियर क्लासेस में यानी कि क्लास 6 में या 7th में आप विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ करके आए हो, लेकिन क्लास 8 साइंस में आपको 2 और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से? लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स। तो जूनियर क्लासेस में आप जो भी फिनोमेना पढ़ के आए हो, नेचुरल फिनोमेना, आई होप वो सबको याद होंगे, क्योंकि क्लास 8 साइंस में आपको इस चैप्टर में आपको 2 और नए नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से? लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस चैप्टर में लाइटनिंग के ऊपर, और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स के ऊपर। अब लाइटनिंग को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें समझना होगा इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को, और फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं भाई? ऐसा थोड़ी है कि चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमें पहली बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इस चैप्टर में हमने एक नया नाम सुना है इलेक्ट्रिक चार्ज का। बिल्कुल भी नहीं। क्लास 8 साइंस के ही प्रीवियस चैप्टर्स में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस किया है। तो आपके लिए ये आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा जान पहचान वाला टॉपिक है, लेकिन ऑफ कोर्स लाइटनिंग को समझने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट को, टॉपिक को आपको और प्रॉपरली समझना पड़ेगा। तो लाइटनिंग को समझने के पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट के ऊपर। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सेशन में क्योंकि हमें नेचुरल फिनोमेना लाइटनिंग पढ़ना है, तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट एकदम प्रॉपरली क्लियर होना पड़ेगा, प्रॉपरली क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें लाइटनिंग का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा एक मेन टॉपिक है, उसके अंडर आपको ये कुछ सब टॉपिक्स पढ़ने होंगे। कौन कौन से सब टॉपिक्स? तो फर्स्ट सब टॉपिक है चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं है, तो जिसके ऊपर चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, और जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड सब टॉपिक क्या होगा कि चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है तो वो क्या हो गया? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो गया। जिसके ऊपर नहीं है वो क्या हो गया? एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर हम एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज लाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली हम रबिंग या फ्रिक्शन का यूज कर सकते हैं। रबिंग या फ्रिक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे? किसी भी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज लेकर के आ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं ना। अरे भाई, मैंने आपको बताया तो कि हम क्लास 8 साइंस में ही प्रीवियस चैप्टर्स में चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चार्जेस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है? एक चार्ज है, तो मुझे ज़रा ये बताओ कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कहाँ से आ गया। उसके भी पहले ये बताओ कि एक ऑब्जेक्ट बना किस चीज़ का होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, ये पेन किसका बना होगा? तो ये पेन बना होगा बहुत सारे
एटम्स का। सिमिलरली अगर ये वॉच मैंने पहनी हुई है तो वॉच किसकी बनी होगी, बहुत सारे एटम्स की। अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की तो ये बोर्ड जो है ये किसका बना होगा, बहुत सारे एटम्स का बना होगा। तो आपको अपने आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सभी किस चीज़ की बनी होती है, एटम्स की ही बनी होती है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लेकर के अभी चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो मेरे पास पेन है ये क्या है, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ये एक चार्ज्ड पेन है। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि ज़रा मुझे ये बताओ कि इस पेन के ऊपर चार्ज कहाँ से आ गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये सिर्फ पेन की बात नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो कहाँ से आता है, उस ऑब्जेक्ट को बनाने वाले एटम्स से ही आता है। कैसे, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एटम के अंदर 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को हम साइड में रखते हैं क्योंकि उनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट क्लास 8 के लेवल पे तो हमें उनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बनाने वाले क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं और सभी एटम्स के अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज को कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने वाले क्या है, प्रोटॉन्स हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट को बनाने वाले जो एटम्स है ना, उन्हीं एटम्स से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, कोई तो चार्ज आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसको बनाने वाले जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के अंदर या तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को बनाने वाले जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैरी करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आई बात समझ में। तो यहां से आप बोल सकते हो कि एक रूट कॉज आपको पता चला है कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज कहां से आ रहा है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं है तो फिर उसके अंदर वो चार्ज क्यों नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेन है इसके ऊपर चार्ज है, क्यों, एटम्स का बना हुआ है। ये एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के कारण या प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पेन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की कि इस बोर्ड के ऊपर चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या कि ये एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, क्या हम ये कंक्लूड कर लें कि हो सकता है कि ये बोर्ड एटम्स का बना ही नहीं है, इस बोर्ड के अंदर एटम्स है ही नहीं। एटम्स नहीं होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, प्रोटॉन्स नहीं होंगे। तो हो सकता है कि इस बोर्ड के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स हो ना प्रोटॉन्स हो, जिसके कारण इस बोर्ड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आसान शब्दों में तो हमें समझ करके पढ़ करके यही लगता है कि हाँ अगर चार्ज है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एटम्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण ही क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक चार्ज आ रहा है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज नहीं है, जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, क्या उनके अंदर एटम्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, प्रोटॉन्स नहीं होते? अरे बिल्कुल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जितने भी चीजें आपको अपने आसपास दिखाई देती हैं वो सब किसकी बनी होती है, एटम्स की बनी हुई है। माना कि इस बोर्ड के ऊपर चार्ज नहीं है बेचारे के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एटम्स का नहीं बना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके अंदर प्रोटॉन्स नहीं है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हुए भी ये जो पूरा बोर्ड है ये क्या है, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। क्यों? तो इस क्यों का जवाब पता करेंगे कहाँ, हम इन सब टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, सारे मैं सभी के सभी चीज़ें आपको इसी सेशन में नहीं बता पाऊंगी। जब हम अपने चैप्टर को प्रॉपरली नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे तब बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं। तो चार्ज्ड और अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगी और नेक्स्ट सेशन में ही हम बात करेंगे किसकी, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चार्ज कैसे लेकर के आए। फिर इसके बाद में फ्रिक्शन चार्जेस बोथ द ऑब्जेक्ट्स विच आर रब्ड टुगेदर। भाई अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। जब एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो जहां कांटेक्ट बना है दोनों ही ऑब्जेक्ट के क्या सरफेसेस का, तो वहां पे फ्रिक्शन तो लगेगा ही ना। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस अगर कांटेक्ट में आते हैं और तो उनके बीच में फ्रिक्शन तो लगेगा ही ना। तो सीधी सी बात है, फ्रिक्शन क्या करता है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जिनको आप क्या कर रहे हो, आपस में घिस रहे हो, रब कर रहे हो, फ्रिक्शन क्या करेगा, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर देता है। आई बात समझ में।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट सब टॉपिक क्या होगा कि हाउ रबिंग चार्जेस वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ये तो हमें समझ में आ गया कि रबिंग से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे रबिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज लेकर के आ सकता है वो हम पढ़ेंगे अपने इस सब टॉपिक के अंदर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने के बाद में क्या होगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, कि टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के और उनके बीच में हम बोलते हैं कि इंटरेक्शन कैसे होता है। फिर इसके बाद में व्हाई अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक अनचार्ज्ड यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चार्ज है ही नहीं उसको अट्रैक्ट कैसे कर लेता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि मेरे सामने दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक पेन है, ये एक बोर्ड है, ठीक है, या बोर्ड छोड़ो एक और पेन है, ये एक पेन है और एक और ऐसा दूसरा पेन है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि इस पेन के ऊपर चार्ज है और दूसरे पेन के ऊपर चार्ज नहीं है, यानी कि ये एक चार्ज्ड पेन है और वो एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। तो मुझे ये पता कैसे चला कि इस पेन के ऊपर चार्ज है और उसके ऊपर चार्ज नहीं है? क्या मुझे किसी ने आकर के बताया था या मुझे सपना आया था कि मुझे ऊपर से भगवान ने बोला था कि सुनो बेटा इसके ऊपर चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज नहीं है? मुझे आखिर पता कैसे चला? तो पता ऐसे चला कि मेरे पास क्या था, एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि मुझे ये बताता है कि गिवन ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है, और उस प्यारे से इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्यार से इलेक्ट्रोस्कोप ही बोलते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है ना, वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप भी होता है। मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन मैं आपको बस नाम से थोड़ा सा सिमिलैरिटी बताना चाह रही हूँ कि एक माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये गिवन ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, उसको बताने वाला है, ठीक है। तो आपको पता चल पाएगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है, वो चार्ज ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फाइनली हम बात करेंगे किसके ऊपर, लाइटनिंग के ऊपर, कि एग्जैक्टली लाइटनिंग होती क्या है, ठीक है। जब तेज, अब देखो लाइटनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके के बारे में हो सकता है कि आपको ना पता हो, अब तक कुछ ना पता हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जूनियर क्लासेस में आप साइक्लोन्स के बारे में, है ना, तूफान वगैरह के बारे में पढ़ के आए हो, चक्रवात, तूफान, इनके बारे में पढ़ के आए हो, लेकिन आपने अर्थक्वेक और लाइटनिंग वगैरह के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी है। कोई बात नहीं है, क्लास 8 साइंस में आपको इस चैप्टर में लाइटनिंग और अर्थक्वेक को ही समझना है। तो लाइटनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हो सकता है कि आपको कोई भी आइडिया ना हो, लेकिन फिर भी आप लोगों ने लाइटनिंग को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। कैसे? बारिश होती है जब मॉनसून आता है ना, जब रेनी सीजन आता है, खूब कस के बारिश होती है। तो जब भी बारिश होती है तो क्या आसमान में जो बादल होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, क्या उनसे बस सिंपली पानी गिरने लगता है? कि आपने बोला कि देखो मॉनसून का टाइम आ गया है, रेनी सीजन आ गया है, अब क्या होगी, खूब बरसात होगी, खूब बारिश होगी। तो रेनी सीजन में होता क्या है कि बस स्काई में क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं और उनसे बस पानी गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, बस इतना ही होता है क्या? नहीं, इसके अलावा भी कुछ इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। कहाँ? स्काई में कहाँ? क्लाउड्स में। तो एक तो हम बोलते हैं कि खूब ज़ोर से बिजली चमकी, तो ये जो बिजली की चमक होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। बारिश के मौसम में स्काई में जो क्लाउड्स होते हैं, आसमान में जो बादल होते हैं, उसमें जो आपको एक काफ़ी फ्लैश दिखाई देती है लाइट की, बार बार, उसी फ्लैश ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। आसान शब्दों में समझा रही हूँ कि जो आसमान में बादलों में जो बिजली चमकती है, उस बिजली के चमकने को ही हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। इसके अलावा थंडर भी होता है, यानी कि जब बिजली चमकती है तो खूब जोर से आवाज़ भी आती है, एक लाउड साउंड आती है, और इसी लाउड साउंड को हम क्या बोलते हैं, थंडर बोलते हैं। हम बोलते हैं कि देखो बादल क्या हो रहे हैं, गरज रहे हैं। तो डेफिनेटली जब बारिश होती है तो आसमान से जो बादल हैं उनमें से पानी गिरता है, लेकिन उसके अलावा दो और चीज़ें होती हैं, एक होता है थंडर और दूसरी होती है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या कि आसमान में जो बादल होते हैं उसमें एक तेज़ फ्लैश ऑफ लाइट आपको दिखती है, बिजली चमकती हुई दिखती है, वो भी बार बार, ऐसा नहीं कि बस एक बार हो गया और सो हो गया, नहीं, बार बार आपको जो है ना बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। और इस बिजली की चमकने की काफ़ी एक तेज़ आवाज़ आती है, एक लाउड साउंड आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, थंडर, या बादल क्या हो रहे हैं, गरज रहे हैं, ठीक है।
अब ये जो लाइटनिंग है देखने में तो बड़ी अट्रैक्टिव सी लगती है कि देखो एकदम काले काले बादल हैं, उसमें से अचानक से जो है ना बिजली चमकी है, फ्लैश ऑफ लाइट हमें दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइटनिंग है जब तक हमसे दूर है ना तब तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये अर्थ के सरफेस पे पहुंच गई तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पहुँचाती है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइटनिंग होती है, ये जो बिजली की चमक है ना, इसमें बहुत सारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। और जब बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है कहाँ, इस लाइटनिंग में, बिजली की चमक में। तो जब इतनी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी अर्थ के सरफेस पे आती है, अब अर्थ के सरफेस पे तो पेड़ भी होते हैं, बिल्डिंग भी होती है, इंसान भी होते हैं। तो जब अर्थ के सरफेस पे ट्रिमेंडस अमाउंट वाली ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होता है। आपने कई बार सुना होगा कि इतनी तेज़ बारिश हुई कि कई जगह जो है ना बिजली गिर गई, किसी पेड़ के ऊपर, किसी बिजली के खंभे के ऊपर, है ना, किसी जानवर के ऊपर, या कभी कभी तो इंसानों के ऊपर भी जो है ना बिजली गिर जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है इस बिजली में। तो जब किसी इंसान के ऊपर गिरेगी तो वो इंसान बच नहीं पाता है, अनफॉर्चुनेटली उसको तेज़ झटका लगता है, शॉक लगता है, और इस शॉक के कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो लाइटनिंग है जब तक हमसे दूर हो रही तब तक तो बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, लेकिन जहाँ ये अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है, किसी बिल्डिंग के कांटेक्ट में, खंबे के कांटेक्ट में, या किसी इंसान या किसी जानवर के कांटेक्ट में, वहाँ पे इसका जो डिस्ट्रक्शन है, उसका लेवल, उसकी इंटेंसिटी समझ में आती है। ठीक है, फिर इसके बाद में लाइटनिंग कंडक्टर नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक होगा या टॉपिक होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाइटिंग एक अच्छी चीज़ नहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से हमें अपने आप को इस लाइटनिंग से बचा करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो नेचुरल फिनोमेना है ना, इस चैप्टर का नाम ही क्या है, सम नेचुरल फिनोमेना। तो जो भी हम लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों ही है क्या, ये दोनों के दोनों नेचुरल फिनोमेना है और अपने आप नेचर में होते हैं। इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर आप चाहोगे भी इन्हें कंट्रोल करना तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, इन नेचुरल फिनोमेना से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कैसे? तो ये आपकी जनरल अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये जनरल अवेयरनेस का ही है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ यहाँ पे काम नहीं आने वाली। हाँ, लाइटनिंग को समझने के लिए जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे उसमें थोड़ी बहुत फिजिक्स और केमिस्ट्री का एलिमेंट होगा, लेकिन इसके अलावा नहीं। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या है, आपकी जनरल अवेयरनेस पर ही है कि किस तरीके से लाइटनिंग होती क्या है और अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे हम इन दोनों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनकी जानें बचा सकते हैं। ये चैप्टर बस उसी के बारे में है। आई बात समझ में? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वो इम्पॉर्टेंट मेजर्स क्या हो सकते हैं जिनकी मदद से हम अपने आप को लाइटनिंग से बचा सकें। इतना पढ़ने के बाद में हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर के सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा क्या, अर्थक्वेक्स। तो लाइटनिंग को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स के ऊपर। फिर इसके बाद में सवाल ये है कि वाई डू अर्थक्वेक्स अकर, ये अर्थक्वेक होते ही क्यों हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ क्रस्ट जिसे हम बोलते हैं, ये अर्थ क्रस्ट क्या कंटिन्यूअस है या ये बहुत सारे पीसेस से बना हुआ है, जैसे कि हमारे घरों में या बाथरूम में जो टाइल्स लगी होती हैं, है ना, टाइल्स कुछ इस तरीके से लगी होती हैं। तो आप बोल सकते हो कि बाथरूम का या आपके घर का जो फ्लोर है वो पजल के पीसेस के समान दिखता है। जैसे पजल के पीसेस होता है ना, वैसे ही अगर आपके घर में या बाथरूम में या कहीं भी टाइल्स वगैरह लगी हो फ्लोर पे, तो वो फ्लोर आपको कैसा दिखाई देगा, वो फ्लोर आपको जो है ना ऐसे पीसेस में बटा हुआ दिखाई देगा। ऑल्दो वो पीसेस सभी के सभी जुड़े होते हैं, मैं यही नहीं कह रही हूँ कि पीसेस एकदम अलग अलग है, एक पीस वहाँ एक पीस नहीं, सभी पीसेस क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितनी भी टाइल्स हैं वो आपस में कैसी होती हैं, जुड़ी रहती हैं। लेकिन फ्लोर जो है उसका जो सरफेस है वो आपको पजल के पीसेस के फॉर्म में दिखाई देता है ना। तो मेरा आपसे सवाल ये था, अच्छा देखो, जिस लाइटनिंग की मैं आपसे बात कर रही थी वो यही है। मैं आपको बता रही थी ना कि जब भी बारिश होती है तो ऐसा नहीं है कि बस आसमान में जो बादल है उससे जो है ना पानी गिरने लगता है, बस इतनी ही होती है बारिश, नहीं। बिजली भी चमकती है कुछ इस तरीके से, और थंडर भी होता है, यानी कि बादल भी गरजते हैं।
ठीक है, एक लाउड साउंड आती है। अच्छा, हमने प्रीवियस चैप्टर में एक और चीज़ डिस्कस करी थी, स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट। हमने क्या पढ़ा था कि जब बारिश होगी तो बिजली भी चमकेगी और उसकी बादल की जो गर्जन की जो आवाज़ है वो भी आएगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि बिजली जो है चमकती हुई वो हमको पहले दिखाई देती है या बादलों की जो गर्जन है वो हमको पहले सुनाई देती है? इसका जवाब आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम इसको साउंड वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, अलग से हमारा टॉपिक था स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो आपको मैंने क्लू भी दे दिया, हिंट भी दे दिया है। तो अब आपको बताना है कि बिजली की जो चमक है वो हमको पहले दिखाई देती है या जो गर्जन है बादलों की वो पहले हमें सुनाई देती है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे जो घर में जो फ्लोर होता है जिसमें टाइल्स लगी होती हैं, तो टाइल्स का पैटर्न आपने देखा होगा कि जो पूरा फ्लोर है वो किसका बना होता है? टाइल्स का बना होता है। सभी टाइल्स क्या होती हैं? आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि अर्थ का जो सर्फेस है जिसको कि हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, आपको क्या लगता है अर्थ का जो क्रस्ट है वो एकदम कंटिन्यूअस होता है या फिर कुछ इस तरीके से वो पीसेस का बना होता है? तो दिखने में तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैम अर्थ का जो क्रस्ट है वो तो एकदम कंटिन्यूअस होता है, यानी कि हमारा क्या है, प्लेनेट अर्थ है और इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर किसी ने बहुत बड़ी सी बेडशीट बिछा दी हो। इतनी बड़ी बेडशीट कि पूरे उसने क्या करा है, अर्थ के सरफेस को ही कवर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहता है कि बेडशीट कैसी होती है, एकदम कंटिन्यूअस होती है ना, उसमें कहीं भी पीसेस नहीं होते हैं, कहीं से भी वो फटी नहीं रहती है। वैसे ही अर्थ का सरफेस भी क्या होता है, एकदम कंटिन्यूअस होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थ का जो सरफेस है, उसका जो क्रस्ट है ना, वो बहुत सारी नहीं लेकिन हाँ पीसेस का बना होता है, जिन्हें हम प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। इन प्लेट्स का नाम भी होता है, लेकिन नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। नाम हम कब पढ़ेंगे, इसी टॉपिक के सब टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि ये जो प्लेट्स है ना, चलो ये बात तो आपको अब समझ में आ गई कि भाई प्लेट्स की बनी होती है अर्थ का पूरा क्रस्ट, प्लस ये जो प्लेट्स है ना ये ऐसे धीरे 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 मूव भी करती रहती हैं। आपको पता नहीं चलता है कि जिस प्लेट के ऊपर हम खड़े हैं वो प्लेट अभी क्या कर रही है, मूव कर रही है, किसी दूसरी प्लेट के साथ रगड़ खा रही है, लेकिन खाती है रगड़े। तो यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो बना हुआ है प्लेट्स का, और ये प्लेट्स आपस में क्या करती हैं, रगड़ भी खाती हैं, ये मूव करती रहती है। और कहीं ना कहीं इन प्लेट्स का जो मूवमेंट है उसी के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। आई बात समझ? चलो फिर इसके बाद में सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये बताने के लिए कि जो बेसिकली अर्थक्वेक आया है उसका किस मैग्नीट्यूड का आया है, किस इंटेंसिटी का आया है, तो उसके लिए हम सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिक्टर स्केल, ये अर्थ जिस भी मैग्नीट्यूड का आता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या होती है, बेसिकली रिक्टर स्केल होती है। फिर इसके बाद में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, कि हम कैसे अपने आप को अर्थक्वेक के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस चैप्टर में इन्वॉल्व नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने हैं और आपको दो नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ना है, लाइटनिंग और अर्थक्वेक। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इन दोनों ही नेचुरल फिनोमेना से आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो। इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या होने चाहिए इन दोनों ही नेचुरल फिनोमेना से बचने के लिए, आपको वो इस चैप्टर में सीखना है और अपने आसपास भी लोगों को सिखाना है। तो बेसिकली ये चैप्टर कैसा है, जनरल अवेयरनेस का है। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद में अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ को भी करेंगे डिस्कस। और इतना करने के बाद में हमारा जो चैप्टर 15 है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट था वो सबको समझ में आ गया था, और जितने भी टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंडर पढ़ने हैं वो सभी सबको समझ में आ गए होंगे कि भाई इस चैप्टर में हमें एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे हम प्रोसीड करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं, ये अब आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में प्रॉपरली इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इस हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा ना उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक तो पढ़ ही लेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बेसिक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले भी और आज भी बता दिया। फिर इसके बाद में फ्रिक्शन कैसे जो है ना, फ्रिक्शन से हम कैसे चार्जेस लेकर के आ सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर फ्रिक्शन कैसे जो है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जिनको कि आप आपस में रब कर रहे हो कैसे उनके ऊपर चार्ज लेकर के आ सकता है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।
इसके बाद में जो हमारा सेशन होगा उसमें हम बात कर लेंगे इन दोनों के ऊपर। तो कुल मिलाकर के सेशन में हमारा जो अपकमिंग सेशन होगा, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि मुझे बताइए कि लाइटनिंग की जो बेसिकली जो लाइटनिंग है वो आपको पहले दिखाई देती है या जो थंडर की जो आवाज़ है वो आपको पहले सुनाई देती है। तो आपको दोनों का मतलब मुझे बताना है कि पहले क्या आएगा, लाइटनिंग दिखेगी या थंडर की आवाज़ आएगी। तो इस सवाल का, इस होमवर्क का जवाब आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। कैसे? गूगल पे जाओ, वहाँ पे टाइप करो magnetbrains.com। जैसे आप उसको सर्च करोगे, सर्च करने के बाद हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जैसे आप उसको ओपन करोगे ना तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे क्या अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 8 ही देखनी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो लाइन से क्लासेस लिखी हुई है ना, तो क्लास 8 पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे या टैप करोगे, आपके सामने क्लास 8 के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। साइंस है, मैथ्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है, इंग्लिश है, सब कुछ है। तो क्लास 8 की साइंस ही हमें देखनी है, तो हम कैसे देखेंगे, क्लास 8 साइंस पे हम क्लिक करेंगे, टैप करेंगे। जैसे ही इसको हम जाएंगे आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा क्लास 8 साइंस NCERT बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने क्लास 8 साइंस के जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम करने वाले, जो हम कर रहे हैं, जो अभी रनिंग हमारे चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स की सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ही देखना है। इस चैप्टर के टोटल कितने लेक्चर्स हैं? 14 लेक्चर्स हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ना, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन वाला, वो आपके सामने खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। फ़ायदा क्या होता है वेबसाइट विजिट करने का कि यूट्यूब पे आपकी जो कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें जो सीक्वेंस है वीडियोस का वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा देखें। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो ऐसा यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे आपको होते हैं सभी टॉपिक्स के नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली? यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।